हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। जाता है। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है नागरिकता के संबंध में अरस्तू के विचार। सिटीजनशिप को लेकर अरस्तू की क्या धारणा थी जो उसने अपनी पुस्तक के अंदर व्यक्त की, उन्हीं बातों को यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तू की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसका जो तीसरा स्तवक या जिसको हम तीसरा भाग कह सकते हैं, उसके अंदर उसने अपनी नागरिकता की अवधारणा का उल्लेख किया है। और आज के दौर में वर्तमान युग में जिस प्रकार नागरिकता को परिभाषित किया जाता है राज्य के संदर्भ में, अरस्तु की नागरिकता उससे बिल्कुल अलग है। वर्तमान में हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्यों के अंदर नागरिकता एक व्यापक संदर्भ में यूज में ली जाती है। व्यक्ति की पहचान है नागरिकता कि वो किस राज्य से संबंधित है, और ये नागरिकता सार्वभौमिक रूप से राज्य के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को प्रदान की जाती है। जिस नागरिकता को निर्धारित करने के अलग अलग मापदंड वर्तमान में राष्ट्र राज्यों के अंदर देख सकते हैं, लेकिन अरस्तु की नागरिकता उससे बिल्कुल ही अलग है। अरस्तु ने राज्य को नागरिकों का एक समुदाय माना है, लेकिन वो नागरिक कौन से होंगे उसको वो एक अलग तरह से परिभाषित करता है। हम लोग ये भी बता सकते हैं अभी जो देखेंगे उसके आधार पर कि अरस्तु ने नागरिकता की कोई सामान्य परिभाषा नहीं दी है ना। जैसे कि वर्तमान काल में हम देखते हैं कमोबेश हर राज्य के अंदर नागरिकता की एक समान परिभाषा है। नागरिकता निर्धारित करने के मापदंड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता का तात्पर्य कमोबेश हर राज्य के अंदर समान रूप में लिया जाता है वर्तमान में। लेकिन अरस्तु ने ऐसी कोई सामान्य सर्वमान्य परिभाषा नागरिकता के संबंध में नहीं प्रस्तुत की। उसके अनुसार जो अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, जिसको वो संविधान भी कहता है, उसमें वो अलग अलग प्रकार की नागरिकताओं का उल्लेख करता है। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें हैं जो अरस्तु की नागरिकता से जुड़ी आवश्यक है। कौन नागरिक नहीं हो सकता है, अरस्तु ने सबसे पहले इस बात पर चर्चा की। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नागरिकता को लेकर अरस्तु ने नकारात्मक विचारों को प्रस्तुत किया अपने अपनी बात के प्रारंभ में। अरस्तु जैसे अभी वर्तमान में हम कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, मतलब निवास के आधार पर नागरिकता तय की जाती है। अरस्तु ने कहा कि निवास के आधार पर नागरिकता तय नहीं होती। दूसरी बात, जैसे अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे माता पिता भारत में रहते हैं और हमारा जन्म भारत में हुआ है, इसलिए हम भारत के नागरिक हैं। तो वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो रही है, जन्म और वंश। लेकिन अरस्तु कहता है कि वंश के आधार पर भी अगर कोई माता पिता किसी राज्य के अंदर रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके बेटे को भी नागरिक माना जाए। तो वंश भी नागरिकता का निर्धारण नहीं कर सकता। और तीसरा, अगर कोई व्यक्ति राज्य में रह रहा है और राज्य में रहते हुए उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो इस आधार पर भी उसको नागरिक नहीं माना जा सकता। तो अरस्तु ने नकारात्मक दृष्टिकोण से कौन नागरिक नहीं होगा, तीन संदर्भ बताए: निवास, वंश और कानूनी अधिकार की प्राप्ति के आधार पर किसी को भी नागरिक नहीं माना जा सकता। ये पहला पक्ष जो हम यहां पर बता सकते हैं। तो फिर नागरिक होगा कौन? तो अरस्तु नागरिक के संदर्भ में दो बातें बताता है। पहला, राज्य के अंदर जो भी व्यक्ति कानून निर्माण के अंदर अपनी भागीदारी रखता है, विधि निर्माण में जिस व्यक्ति की सहभागिता है, वो व्यक्ति नागरिक होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अरस्तु क्या कहता है? राज्य के न्यायिक प्रशासन के अंदर जिसकी भागीदारी होगी वो व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा। तो आप देख सकते हो, दो काम अगर कोई करता है, एक विधि निर्माण में अपनी भागीदारी निभाता है और दूसरा न्यायिक प्रशासन में अपनी सहभागिता निभाता है, ये दो काम करने वाला व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा, ऐसा अरस्तु ने अपनी नागरिकता की अवधारणा के अंदर बताया। अब आप अगर इन दोनों बातों को अगर हम देखें तो इस पीले बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो, अरस्तु ये कहता है कि किसी भी राज्य की प्रभुसत्ता से के संबंध में दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और दो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से? एक कानून निर्माण का करना और एक दूसरा न्यायिक प्रशासन का कार्य करना। और जो भी व्यक्ति प्रभुसत्ता से जुड़े हुए ये दोनों कार्य करता है, वो व्यक्ति नागरिक बन जाता है।
या उस व्यक्ति को नागरिक माना जा सकता है। अगर अरस्तु की इस परिभाषा को हम ध्यान में रखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अरस्तु ने तत्कालीन यूनान की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में अपनी नागरिकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, है ना। मतलब यूनान की जिन जिन नगर राज्यों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित थी, वहां पर नागरिक इन दो कार्यों को कर रहे थे और उसी संदर्भ में उसने नागरिकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस पूरी बात के आधार पर हम अंतिम बात क्या कह सकते हैं कि नागरिकता के अर्थ में अरस्तु ने राजनीतिक अधिकार और कर्तव्यों को सम्मिलित किया। ये देखिए आप कि लोगों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार भी है और लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी तरह से नागरिकों को न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भी है और वो न्यायिक प्रशासन में भाग लेने के अपने कर्तव्य की पूर्ति भी कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति, राज्य के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति इन दोनों अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग कर रहे हैं वही नागरिक है, ऐसा अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा में हमें नजर आता है। दूसरी बात, अगर इस पूरी नागरिकता की अवधारणा की विशेषताएं हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली विशेषता हम क्या बता सकते हैं कि अरस्तु की इस नागरिकता की अवधारणा में संविधान की प्रकृति पर नागरिकता की प्रकृति निर्भर करती है। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है, हम एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान कैसा है। संविधान की प्रकृति का मतलब, संविधान अरस्तु के अनुसार संविधान और शासन या सरकार एक ही है ना। तो संविधान या शासन या सरकार कैसा है उस पे निर्भर करता है कि नागरिकता किस तरह की है ना। तो अरस्तु ने, आपने थर्ड ईयर के अंदर भी पढ़ा, अरस्तु कुल 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं या कुल 6 प्रकार के संविधान बताता है। तो हर संविधान या हर शासन अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार नागरिकता प्रदान करता है। जैसे अभी हमने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 आधार नागरिकता तय करने के अरस्तु बताता है, एक विधि निर्माण में भागीदारी और एक न्यायिक प्रशासन में भागीदारी। जरूरी नहीं है कि राजतंत्र में भी यही हो या कुलीन तंत्र में भी यही हो या धनिक तंत्र में भी यही हो। जो संविधान या शासन के अलग अलग प्रकार हैं उनमें अलग अलग मापदंडों से, अलग अलग गुणों और अलग अलग योग्यताओं से नागरिकता का निर्धारण किया जा सकता है। इसीलिए अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा से जो पहली विशेषता उभर कर आती है वो यही कि नागरिकता की प्रकृति जो है वो संविधान या शासन की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हम क्या बता सकते हैं कि अरस्तु ने सीमित नागरिकता का समर्थन किया। सीमित नागरिकता का मतलब क्या है कि एक राज्य में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन वो सभी नागरिक नहीं है। राज्य की सीमा में निवास करने वाले सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हैं। क्यों नागरिक नहीं है? क्योंकि राज्य की सीमा में रहने वाले सभी व्यक्ति ना तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ना ही न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अरस्तु ने 2 काम बताए ना कि नागरिक कौन होगा, जो या तो विधि के निर्माण में भाग लेगा या न्यायिक प्रशासन में भाग लेगा। मतलब इन दोनों काम को जो व्यक्ति करेगा वो नागरिक है। तो राज्य की सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति इन दोनों कार्यों को नहीं करता है, इसीलिए जो व्यक्ति इन दोनों काम को करते हैं वही नागरिक हैं और ऐसे लोगों की संख्या राज्य में ज्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए नागरिक भी ज्यादा नहीं होंगे। ये सीमित नागरिकता का परिचायक है। तो अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा सीमित नागरिकता की अवधारणा से जुड़ी हुई है। ये दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं। तीसरी बात, नागरिकों के लिए या नागरिकता के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। मतलब किस व्यक्ति को नागरिक माना जा सकता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए। तो अरस्तु 4 प्रकार की योग्यताओं की चर्चा करता है। सबसे पहले वो क्या कहता है कि जिस व्यक्ति में शासन करने की योग्यता है, मतलब शासक होता है वो शासन करता है, तो जिस व्यक्ति के अंदर शासन करने की योग्यता है और जिस व्यक्ति में शासित का मतलब जिन पर शासन किया जा रहा है, तो जिन व्यक्तियों में शासित होने का गुण है ना, वही व्यक्ति राज्य के 2 महत्वपूर्ण कार्यों में भाग ले सकते हैं जो कि कानून निर्माण और न्यायिक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो पहली योग्यता क्या बताई अरस्तु ने? शासन करने की योग्यता होना और शासित होने का गुण होना। अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो नागरिक होने की योग्यता रखता है। दूसरी बात यहां पर देखना और महत्वपूर्ण है। अरस्तु ये कहता है अगर किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संपत्ति है
निजी संपत्ति है अनिवार्य रूप से, तो वही व्यक्ति नागरिक होने की योग्यता रखता है। ऐसा क्यों? देखो, अगर मेरे पास पैसा है ना, तो क्या होगा, उस मुझे मुझे अपने भरण पोषण की चिंता नहीं रहेगी, है ना, मुझे अपनी आर्थिक क्षेत्र की चिंता नहीं रहेगी, तो मैं दूसरे काम में भी भागीदार बन सकता हूं, राज्य के शासन के या सार्वजनिक कार्यों में अपनी सहभागिता निभा सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास अपने जीवन यापन के लिए पैसा ही नहीं है, संपत्ति ही नहीं है, तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं राज्य के या समाज के या सार्वजनिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाऊं। मुझे इतना समय अवकाश ही नहीं मिलेगा कि मैं दूसरे काम में अपनी रुचि दिखाऊं। तो इसीलिए संपत्ति अगर है व्यक्ति के पास, व्यक्तिगत संपत्ति, तो उसको नागरिक बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके पास इतना समय रहता है कि वो सार्वजनिक और राज्य के कार्यों में अपनी भागीदारी निभा सके। तो जो दूसरी योग्यता अरस्तु ने बताई वो है व्यक्तिगत संपत्ति। तीसरी योग्यता अरस्तु बताता है वो व्यक्ति जिसके अंदर सद्गुण हो। सद्गुण का मतलब जिसके अंदर नैतिक और बौद्धिक योग्यता हो। अब आप लोगों ने वापस उन दो कामों के ऊपर जाओ, विधि निर्माण करना, है ना, राज्य की विधि किसके लिए बनाई जाती है? सभी लोगों के लिए, है ना। और वो विधि कैसी होनी चाहिए? जिससे सभी का कल्याण हो। तो ऐसी कल्याणकारी विधि बनाने के लिए बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, नैतिक क्षमता की आवश्यकता होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण हैं, वही व्यक्ति उचित विधि के निर्माण में भागीदार भी हो सकता है। वही व्यक्ति न्यायिक प्रशासन को गतिशील बनाने में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सद्गुणी है, उस व्यक्ति को नागरिक बनाया जा सकता है। ये तीसरी योग्यता अरस्तु बताता है। और चौथी योग्यता क्या है? अरस्तु ये कहता है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर रुचि रखता है, जिसकी सार्वजनिक जीवन में या राज्य के कार्यों में जिज्ञासा है, उस व्यक्ति को नागरिक बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति उदासीन है, तटस्थ है, उसके अंदर रुचि ही नहीं है, उसके अंदर सार्वजनिक जीवन के प्रति जिज्ञासा ही नहीं है, तो वो राज्य के दायित्वों का, राज्य की प्रभुसत्ता का उचित रूप से पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए रुचिवान और जिज्ञासी व्यक्ति को ही राज्य का नागरिक बनाया जा सकता है। तो 4 प्रकार की योग्यताओं की चर्चा अरस्तु बताता है जो कि किसी भी नागरिक के लिए आवश्यक है। तो ये तीसरी विशेषता हम नागरिकता के संबंध में बता सकते हैं। देखिए, चौथी विशेषता और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, यानी कि वो कौन सी अयोग्यताएं हैं जिसके आधार पर किसी को नागरिक नहीं बनाया जा सकता। नागरिकता के लिए कुछ अयोग्यताओं की चर्चा भी अरस्तु के विचारों में नजर आती है। देखो, सबसे पहले अरस्तु क्या कहता है? वो व्यक्ति जो दास है, उसको नागरिक नहीं बनाया जा सकता। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, यूनान के अंदर दास प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। हम लोग दासता पर अरस्तु के विचार पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। यहां पर हम क्या बता सकते हैं कि यूनान के अंदर दास रखने की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो अरस्तु क्या कहता है? दास व्यक्ति को कभी भी नागरिक नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि दास तो एक संपत्ति है। दास पर जैसे संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है व्यक्ति का, उसी तरह दास पर भी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। उसकी अपनी स्वतंत्र क्षमता नहीं होती है, उसकी अपनी स्वतंत्र सोच नहीं होती है, उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता नहीं होती है जिसके बल पर वो राज्य के कार्यों में भाग ले सके। इसीलिए ऐसे ऐसे दासों को नागरिक नहीं माना जा सकता। ये पहली अयोग्यता जो अरस्तु बताता है। दूसरा, समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग होता है जिसका संपत्ति या उत्पादन के अप्राकृतिक साधनों पर अधिकार होता है। देखो, ये थोड़ी सी टिपिकल लाइन है, हम एक एक वर्ड को समझते हैं। संपत्ति उत्पादन मतलब पैसा कमाने का अप्राकृतिक जरिया। जैसे सपोज करो, मैंने खेती करी, मेरी फसल हुई, तो ये प्राकृतिक जरिया है। लेकिन अगर एक व्यापारी अगर फसल को बेचता है, तो वो क्या कर रहा है? वो खुद उत्पादन नहीं कर रहा है, वो मुनाफा कमा रहा है ना। तो वो अप्राकृतिक साधन है। इसी प्रकार ब्याज पर पैसा देना, सूदखोर, ब्याज पर पैसा देना भी एक अनैतिक मान्यता है ना। तो इस रूप में अरस्तु क्या कहता है कि अगर संपत्ति उत्पादन के अप्राकृतिक साधनों को कोई व्यक्ति अपनाता है, जैसे व्यापारी हुए, सूदखोर हुए, तो ऐसे लोगों को भी नागरिक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो सार्वजनिक हित के बजाय व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देते हैं। जबकि राज्य कार्यों को करने के लिए सार्वजनिक हित वाली सोच होना
आवश्यक है। तो ये अगर दूसरी अयोग्यता किसी के अंदर है तो उसको नागरिक नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से तीसरी बात, जो व्यक्ति श्रमिक है, जो व्यक्ति कारीगर है, जो व्यक्ति शिल्पी है, कुछ निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी नागरिक नहीं बनाया जा सकता। इसको आप रिलेट करो, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अरस्तु ये कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति जरूरी है नागरिकता के लिए, है ना। तो ये श्रमिक, कारीगर, शिल्पी, ये वो वर्ग हैं जिनके पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, इनके पास धन का भी अभाव है और इनके पास ज्ञान का भी अभाव है। इसीलिए इनकी प्राथमिक चिंता क्या है? इनकी प्राथमिक चिंता है अपना उदर पोषण, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इनको इतना समय नहीं मिलता है कि ये राज्य और सार्वजनिक जीवन में अपनी सहभागिता निभा सके। और ये अपने इतने व्यावसायिक होते हैं कि इनके अंदर उदार प्रवृत्तियों या सद्गुणों की कल्पना करना व्यर्थ है। तो ऐसे अनुदारवादी, ऐसे सद्गुणों से विमुक्त व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनाया जा सकता। तो तीसरी अयोग्यता बताइए अरस्तु ने, वो है श्रमिक, कारीगर, शिल्पी या कुछ इसी प्रकार के वर्गों को नागरिक नहीं माना जा सकता। चौथी अयोग्यता जो अरस्तु बताता है वो है, अगर किसी व्यक्ति ने विदेश में जन्म लिया है या उसके परिजन, अभिभावक किसी और राज्य के निवासी हैं, तब भी उसे राज्य की नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का समर्पण उस अपने राज्य के प्रति न होकर जिस राज्य में वो जन्मा है या जिस राज्य से उसके परिजनों का संबंध है उसके प्रति ज्यादा समर्पण या निष्ठा का भाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए विदेश में जन्मे व्यक्ति को या जिसके परिजन किसी और राज्य में रहते हैं उसको भी राज्य की नागरिकता के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये चौथी बात। पांचवी बात यहां पर अरस्तु और कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए, देश निकाला मतलब अगर उसने कोई ऐसा संगीन अपराध किया है जो कि सार्वजनिक दृष्टि से या नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर किसी को देश से निष्कासित कर दिया जाए या राज्य की गतिविधियों में भाग लेने से, मताधिकार से वंचित कर दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी राज्य की नागरिकता के लिए अयोग्य माना जाएगा। एक और अगली अयोग्यता जो अरस्तु बताता है कि अगर राज्य के अंदर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर रह रहा है, भले ही उसको कानूनी अधिकार प्राप्त हो गए हों, लेकिन चूंकि वो विदेशी है इसलिए उसको राज्य की नागरिकता के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ये एक अगली अयोग्यता की बात वो करता है। देखिए, अब एक और भेदभाव मूलक प्रावधान यहां पर हम देख सकते हैं। अरस्तु ये कहता है कि स्त्री और बच्चे दोनों की मानसिक क्षमता परिपक्व नहीं होती है, मानसिक रूप से, बौद्धिक क्षमता के रूप से दोनों ही कमजोर होते हैं, इसलिए ना तो स्त्रियों को और ना ही बच्चों को नागरिकता के योग्य माना जा सकता है। ये दोनों ही नागरिकता के लिए अयोग्य हैं। और इसी तरह से वो कहता है कि समाज में जो बुजुर्ग वर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। उनके अंदर सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है, और इसी दुर्बलता के चलते जब वो राज्य का काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वृद्धों को भी राज्य का नागरिक नहीं बनाया जा सकता। वृद्ध आयु भी नागरिकता के लिए अयोग्यता मानी जाएगी। तो ये कुछ अयोग्यता से संबंधित बातें हैं जो अरस्तु ने अपनी नागरिकता की अवधारणा में प्रस्तुत की। ये जितनी भी बातें हैं नागरिकता से जुड़ी हुई, अभी आप लोगों ने देखी नागरिकता के लिए अयोग्यताएं क्या हो सकती है, नागरिकता के लिए योग्यताएं क्या हो सकती है, अरस्तु ने सीमित नागरिकता को किस तरह से परिभाषित किया है, और अरस्तु के अनुसार नागरिकता की प्रकृति किस प्रकार से निर्धारित होती है। ये सारी बातें हम अरस्तु की नागरिकता की विशेषताओं के रूप में बता सकते हैं। लेकिन जो अवधारणा अरस्तु ने नागरिकता की बताई वो स्वीकार योग्य है या नहीं, क्या उसके अंदर कुछ कमियां है या नहीं, तो इसी को लेकर हम कुछ आलोचनाएं यहां पर बता सकते हैं। सबसे पहली आलोचना क्या है अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा में, कि ये अनुदार संकीर्ण दृष्टिकोण से युक्त है। संकीर्ण दृष्टिकोण किसको बोलते हैं? छोटी सोच, है ना। अरस्तु ने अपनी नागरिकता की अवधारणा को व्यापक नहीं बनाया। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा था, वो सीमित नागरिकता का समर्थन करता है, अर्थात एक वर्ग विशेष को वो नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। वो वर्ग कौन है? जिसके अंदर धन है, जिसके पास धन है,
जिसके पास ज्ञान है या जो विधि निर्माण और न्यायिक प्रशासन में भाग ले रहा है, केवल वही व्यक्ति नागरिक है। इसके अलावा एक समाज का बड़ा वर्ग जिसमें स्त्रियां भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, वृद्ध भी आ रहे हैं, जिसमें उत्पादक वर्ग भी आ रहा है, वो सब नागरिकता के अधिकार से वंचित हैं। किसी भी प्रगतिशील समाज में तार्किकता के आधार पर हम समाज के इतने बड़े वर्ग को अगर नागरिकता से वंचित रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये संकीर्ण दृष्टिकोण है। अरस्तु ने इसी संकीर्ण दृष्टिकोण को अपने विचारों के अंदर, नागरिकता के विचारों में प्रस्तुत किया। तो ये पहली आलोचना, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा संकीर्ण दृष्टिकोण से प्रेरित है। दूसरी बात, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा बहुत ज्यादा जटिल और कठोर भी है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो जो योग्यताएं या जो जो मापदंड एक नागरिक के लिए आवश्यक हैं अरस्तु के अनुसार वो सभी लोगों के पास हो, है ना। तो जैसे कि संपत्ति सभी लोगों के पास नहीं होती है, जैसे कि ज्ञान अर्जन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नागरिक होने का अधिकार ही खो दे। तो जो योग्यताएं निर्धारित की है अरस्तु ने अपने नागरिकता की अवधारणा में, वो बहुत ही जटिल है। फिर दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति अनागरिक है ना, तो वो कैसे नागरिक बन सकता है, उसके बारे में कोई विशेष प्रावधान अरस्तु के इन विचारों में नजर नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति वर्ग परिवर्तन करता है ना, वर्ग परिवर्तन का मतलब अगर कोई व्यक्ति शिल्पी है और शिल्पी से या वो अपने वर्ग परिवर्तन करके अगर वो किसी दूसरे वर्ग में प्रवेश करता है तो उसको नागरिकता प्राप्त किस प्रकार से होगी, इसकी कोई विशेष विचार, इस पर कोई विशेष विचार अरस्तु के नागरिकता की अवधारणा में हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इन्हीं आधारों पर आलोचक क्या कहते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा कठोर सिद्धांत से जुड़ी हुई है। तीसरी आलोचना अगर हम कहें अरस्तु के नागरिकता के संबंध में, तो हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ही सीमित संदर्भ है। आप लोगों को अभी प्रारंभ में मैंने बताया था कि यूनान के जिन राज्यों में प्रजातंत्र प्रचलित था, और प्रजातंत्र में भी जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब जहां नागरिक खुद सब काम करते हैं, राज्य की सभी कार्यों में नागरिकों की बिना मध्यस्थ के भागीदारी होती है, वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो यूनान के जिन नगर राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित था, उन व्यवस्थाओं को देखकर अरस्तु ने अपनी नागरिकता को प्रस्तुत किया। तो अन्य शासन व्यवस्थाएं जो हैं, जिसमें हम राजतंत्र ले सकते हैं, निरंकुश तंत्र ले सकते हैं, कुलीन तंत्र ले सकते हैं, धनिक तंत्र ले सकते हैं, उन या प्रजातंत्र में भी जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र हैं, उन सब व्यवस्थाओं में नागरिकता की ये जो अवधारणा है जो कि अरस्तु ने परिभाषित की, वो अवधारणा फिट नहीं बैठती है। क्योंकि अरस्तु क्या कहता है, विधि निर्माण में भागीदारी, राजतंत्र में लोगों को विधि निर्माण में भागीदारी नहीं होती है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में भी जनता खुद नहीं बल्कि उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से धनिक तंत्र और कुलीन तंत्र में भी एक वर्ग जो कि प्रभावशाली होता है वही शासन के कार्यों में भाग लेता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं में अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा फिट नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा का जो संदर्भ है वो बहुत सीमित संदर्भ है, उसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। चौथी आलोचना हम क्या बता सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा में सैद्धांतिक अंतर्विरोध है। सैद्धांतिक अंतर्विरोध कैसे? जैसे अरस्तु ये कहता है कि किसी भी राज्य का ये उद्देश्य होता है कि वो राज्य सार्वजनिक हित के लिए काम करे और नित्य हमेशा सार्वजनिक हित को बढ़ाने के लिए राज्य को सक्रिय या गतिशील होना चाहिए। अब सार्वजनिक हित का मतलब है सभी लोगों से जुड़ा हुआ हित। अब सभी लोगों को अगर हित करना है तो उसमें सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक होती है, उसमें सभी लोगों का उत्थान आवश्यक होता है। लेकिन अभी आपने देखा कि अरस्तु की इस अवधारणा में सभी लोगों की भागीदारी नहीं है। समाज का एक वर्ग जो धनी है, जो संपन्न है, जो ज्ञानवान है, केवल वही वर्ग साम्राज्य के काम में या सार्वजनिक हित के काम में भागीदार होगा और बाकी वर्गों को उससे अलग रखा गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सीमित वर्ग के आधार पर सार्वजनिक कल्याण की बात करना अनुचित है या बेमानी है।
एक तरफ अरस्तु कहता है सार्वजनिक हित करना चाहिए, और दूसरी तरफ वो सार्वजनिक हित करने के लिए केवल वो जिम्मेदारी एक छोटे वर्ग को सौंपता है। तो ये अंतर्विरोध जो है, वो अंतर्विरोध अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा में देखने को मिलता है। अगली आलोचना की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा में धन और राजसत्ता के मिश्रण का कल्पना की गई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सत्ता या राज्य के कार्यों में भागीदार कौन होगा, कानून बनाने में या न्यायिक प्रशासन में, जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति होगी। हम लोगों ने यह भी देखा है कि जब संपत्ति का प्रभाव राजसत्ता के साथ जुड़ जाता है, यानी कि जब राजसत्ता और अर्थसत्ता का मिश्रण हो जाता है, हम यूं भी कह सकते हैं कि जब राज्य की सत्ता धनिक वर्ग के हाथ में आ जाती है तो सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बन जाती है। जिन चुनिंदा लोगों के पास संपत्ति है, जब वो राज्य के कार्यों में भाग लेंगे, जब उनको राज्य की नीतियों के निर्धारण करने का अवसर मिलेगा, तो वो सभी लोगों के कल्याण की बात नहीं करेंगे, वो केवल अपने वर्ग के हितों को महत्व देंगे, वो केवल अपने वर्ग से जुड़े हुए लोगों को आगे आने का, उनके उत्थान का प्रयास करेंगे। उससे जो सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, और जब सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो उससे राज्य के अंदर संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी नकारात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न होगी जो राज्य के लिए अहितकारी है। तो ये हम एक और प्रभाव बता सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता में राजसत्ता और अर्थसत्ता का जो मिश्रण किया गया है उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। फिर एक अगली आलोचना जो आलोचक करते हैं वो ये कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा में व्यावहारिकता को अगर हम देखें तो व्यवहार में वो प्लेटो के विचारों से मिलता है ना। प्लेटो के विचारों से कैसे, आप याद करो कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंदर 3 प्रकार के वर्ग बताए थे, एक दार्शनिक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग। अब वो क्या कहता है कि समाज का जो उत्पादक वर्ग है वो शासन के कार्यों में भाग नहीं लेगा। शासन कार्यों में भागीदार कौन बनेगा, केवल दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, जिसको मिलाकर वो कहता है अभिभावक वर्ग। मतलब समाज के एक बड़े उत्पादक वर्ग को उसने शासन के कार्यों से वंचित रखा। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो अरस्तु की नागरिकता में भी कुछ इसी प्रकार की बात नजर आती है। अरस्तु क्या कहता है, जो नागरिक होगा वो शासन के कार्यों में भाग लेगा, या जो शासन के कार्यों में भाग लेगा वो ही नागरिक होगा। और शासन के कौन से काम, जो विधि निर्माण के काम में भाग ले रहा है या फिर जो न्यायिक प्रशासन में भाग ले रहा है, जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति है, और ऐसे लोगों की संख्या समाज में बहुत कम है। तो कहने का मतलब जिस तरह से प्लेटो ने व्यवहार में उत्पादक वर्ग को राज्य के काम में वंचित रखा है, उसी तरह से उत्पादन से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों को अरस्तु ने भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अरस्तु जो प्रावधान करता है नागरिकता को लेकर, प्रत्यक्ष रूप से वही बातें प्लेटो के आदर्श राज्य में भी नजर आती है। तो व्यवहार में अरस्तु की नागरिकता प्लेटो के आदर्श राज्य की वर्गीय अवधारणा से बहुत कुछ मिलती जुलती है, जो कि अनुचित है। अगली आलोचना अगर हम करें कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा में राज्य की एकता और स्थिरता भी खतरे में नजर आती है। कैसे कि राज्य एकीकृत कब हो पाता है, राज्य सुदृढ़ कब होता है, जब राज्य में रहने वाले सभी लोगों के बीच में एकता, प्रेम, सहयोग, सामंजस्य की प्रवृत्ति हो। और ये कब होगा, जब राज्य के नागरिकों के हित अलग अलग नहीं होंगे, उनकी स्थिति एक जैसी होगी, तब राज्य के नागरिकों में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर हम अरस्तु की बात को देखें तो अरस्तु अपनी नागरिकता की अवधारणा के आधार पर राज्य में 2 प्रकार के वर्ग उत्पन्न करता है। एक वो वर्ग जो नागरिक होगा और दूसरा वो वर्ग जो अनागरिक होगा। नागरिक वर्ग वो है जो शासन के कार्यों में भाग ले रहा है, अनागरिक वर्ग वो है जो शासन के कार्यों में भाग लेने से वंचित है, जो केवल उत्पादन वर्ग से जुड़ा हुआ है, या जो महिलाएं हैं, या वो बच्चे हैं, या वो वृद्ध हैं, जिनकी भूमिका राज्य के अंदर कोई विशेष रूप से स्वीकार नहीं की गई है। हम ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा में एक संपन्न वर्ग है जो कि नागरिक है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शासन की सत्ता है, और लेकिन जिनकी संख्या कम है। दूसरी तरफ एक विपन्न वर्ग है
जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको नागरिकता की श्रेणी के अंदर नहीं रखा गया है। तो राज्य में जब ये दो अलग अलग वर्ग बन जाएंगे, एक नागरिक का और एक अनागरिक का, तो इन दोनों वर्गों के हित अलग अलग होंगे, और इन दोनों वर्गों के हितों को लेकर जब टकराव होगा, तो उस टकराव से राज्य के अंदर आंतरिक संघर्ष की उत्पत्ति होगी, और यही आंतरिक संघर्ष गृह युद्ध में बदलकर राज्य की एकता को, उसके अंदर शासन की स्थिरता को खतरा पहुंचाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा राज्य की एकता और उसकी स्थिरता के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। एक अगली आलोचना हम यहां पर बता सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा वर्तमान समय के अनुकूल भी नहीं है, आधुनिक समय के प्रतिकूल है। कैसे आधुनिक? वर्तमान में, जैसे मैंने अपनी बात के प्रारंभ में भी कहा था, आधुनिक समय में, वर्तमान में राज्यों का स्वरूप जो है वो राष्ट्र राज्य का है ना। वर्तमान में नागरिकता का संबंध किसी भी शासन प्रणाली से नहीं है। आप देख सकते हो विश्व में कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर अधिनायक तंत्र है, कहीं पर संसदीय व्यवस्था है, कहीं पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, कहीं पर सैनिक तंत्र है, लेकिन सभी शासन व्यवस्थाओं के अंदर राज्यों में नागरिकता को एक निश्चित तरीके से परिभाषित किया है। मैंने पहले भी कहा कि नागरिकता के मापदंड अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता का अर्थ आधुनिक काल में राष्ट्र राज्यों में एक समान रूप से लिया जाता है। लेकिन अरस्तु ने जिस तरह से नागरिकता को परिभाषित किया, हर प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकता के अलग अलग संदर्भ बताए, जो कि वर्तमान में प्रचलित नागरिकता की अवधारणा से मेल नहीं खाता है। आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य में कमोबेश हर व्यक्ति नागरिक है, लेकिन अरस्तु की जो राज्य की व्यवस्था थी उसमें हर व्यक्ति या अधिकांश व्यक्ति नागरिक नहीं था, क्योंकि उसने नागरिकता को परिभाषित ही इस तरह से किया, या नागरिकता के आधार और मापदंड ही इस तरह से तय किए कि एक बड़ा वर्ग जो है वो नागरिकता पाने से वंचित रहा है। तो ये अरस्तु की नागरिकता की एक और अंतिम आलोचना हम यहाँ पर कर सकते हैं।